तो हेलो गाइज, आज इस वीडियो में कक्षा 6 का भूगोल अध्याय 4 मानचित्र को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 3 वीडियो हम लोग कवर कर चुके हैं, ये चौथा वीडियो है जिसका नाम मानचित्र है। अगर ये पूछा जाए कि मानचित्र है क्या, तो इसको हम लोग क्या बताएंगे, मानचित्र क्या होता है। आप सभी लोग बहुत मानचित्र देखे होंगे। तो मानचित्र होता क्या है, तो पृथ्वी की सतह या ये कह सकते हैं कि चपटी, या ये कह सकते हैं कि चपटी सतह पर, जैसे ये ऐसा सतह है, ये चपटी सतह है, तो चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या कहलाता है, मानचित्र कहलाता है। तो मानचित्र का डिफिनीशन क्या होता है, आप कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह, जो पृथ्वी की सतह है जिस पर हम लोग खड़े हैं, देखिए एक तरह से पृथ्वी का सतह ही तो है। तो सतह, या ये कह सकते हैं कि चपटी सतह, ये जैसे ये चपटा सतह है, इस चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। और जो मानचित्र खींचाता है 2D मतलब समझते हैं टू डायमेंशनल। जैसे ये हमारा जो कॉपी है, इसका अगर सतह की बात किया जाए तो टू डायमेंशनल है। जैसे मैं ये बताऊं कि एक ऐसा सतह है, आप कहेंगे कि ये 2 डायमेंशनल है, मतलब कि दो, इसमें मतलब कि 2 सतह है, एक इसका ये लंबाई हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, जिसको ब्रेथ बोलते हैं। तो पृथ्वी की सतह या चपटी सतह पर खींचा गया चित्र हमारा मानचित्र कहलाता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मानचित्र क्या होता है। तो पृथ्वी की सतह या चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या कहलाएगा, मानचित्र कहलाएगा। और जो ये मानचित्र होता है 2D होता है, 2D का मतलब कि 2 डायमेंशनल होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों पाया जाएगा। अब मानचित्र, बहुत सारे मानचित्र आप देखे होंगे, जैसे वर्ल्ड का मानचित्र होता है, ये मतलब कि स्टेट का मानचित्र होता है, अपने कंट्री का मानचित्र होता है, बहुत सारा मानचित्र होता है। अच्छा, मानचित्र भी कई प्रकार का होता है, मानचित्र भी बहुत प्रकार के होते हैं। मानचित्र जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं। जो मानचित्र है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। विभिन्न प्रकार में हम लोगों को ये 3 प्रकार के मानचित्र को पढ़ना है। जैसे पहला जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है भौतिक मानचित्र। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिकल मैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, फिजिकल मैप बोलते हैं। इसका एक और नाम है मतलब कि जो भौतिक में देखिए 3 मानचित्र पढ़ना है, भौतिक मानचित्र पढ़ना है, और राजनीतिक मानचित्र पढ़ना है, और थीमेटिक मानचित्र पढ़ना है। ठीक है, तो जो भौतिक मानचित्र है ये क्या होता है, राजनीतिक मानचित्र जो होता है वो क्या होता है, और आपका जो थीमेटिक मानचित्र होता है वो क्या होता है। इन तीनों मानचित्र के बारे में अभी पढ़ते हैं। लेकिन जो ये भौतिक मानचित्र है ये क्या होता है, देखिए जो फिजिकल मैप होता है, भौतिक मानचित्र होता है, तो इसको अगर बतलाना होगा तो आप क्या बता सकते हैं कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति, आप बोल सकते हैं कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति, या आप ऐसे बोल सकते हैं भौतिक मानचित्र बताने के लिए कि ऐसी आकृति का हम अध्ययन करें, जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ये नहीं कि मतलब कि मानव द्वारा बनाया गया हो। जैसे मैं आप क्या बता सकते हैं, जब पर्वत है, अगर मानचित्र हम लोग पर्वत का अध्ययन करेंगे, जैसे पर्वत के बारे में जानना चाहते हैं, पठार के बारे में जानना चाहते हैं, मैदान के बारे में जानना चाहते हैं, नदी के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, तो ये जो चीज़ है, नदी आदमी के द्वारा नहीं बनाया गया है। क्या पर्वत हम बोल सकते हैं कि आदमियों के द्वारा बनाया गया है, इम्पॉसिबल है। पठार उसी प्रकार से, ये चीज़ हमें प्राकृतिक रूप से मिला हुआ है, ये हमें प्राकृतिक से ही मिला हुआ है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति का अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा, भौतिक मानचित्र कहलाएगा। तो आप लिख सकते हैं इसका डिफिनीशन कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति यूं, आकृतिक एक तो होगा नहीं, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों की अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो किस मानचित्र के अंतर्गत करेंगे, तो भौतिक मानचित्र के अंतर्गत हम लोग को प्राकृतिक आकृति का अध्ययन करेंगे। अगर जैसे में अगर पूछ लिया जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे पर्वत, ये पर्वत प्राकृतिक रूप से हमें मिला है, न कि किसी व्यक्ति इंसान द्वारा बनाया गया है। अगर हम लोग पठार की बात करें तो ये भी हमें प्राकृतिक रूप से मिला हुआ है। और क्या बोल सकते हैं, पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, उसके बाद बोलेंगे नदी हो गया, जलाशय हो गया, ठीक है, ईटीसी मतलब आदि। अब बोल सकते हैं कि प्राकृतिक मानचित्र वो मानचित्र होता है जो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, जलाशय आदि। अब ये याद करना हो तो हम कैसे याद करेंगे, जैसे जो पर्वत है वो इंसान द्वारा नहीं बनाया गया, पहले हमें प्राकृतिक से ही प्राप्त है, अर्थात ये कैसा मानचित्र है। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो मानचित्र है ये भौतिक मानचित्र है। पठार हमें प्राकृतिक से मिला हुआ है, मैदान हमें प्राकृतिक से मिला हुआ है, नदी हमें प्राकृतिक से मिला हुआ है, जलाशय हमें, अब क्या बोल सकते हैं, तो जो जलाशय है ये भी हमें प्राकृतिक से ही मिला हुआ है। ठीक है, इतना तो बात आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, जो ये भौतिक मानचित्र है इसका एक और नाम है, इसी को हम लोग बोलते हैं उच्चावच मानचित्र भी बोलते हैं,
तो जो फिजिकल मैप है, भौतिक मानचित्र है, इसी का दूसरा नाम उच्चावच मानचित्र भी है। आप उम्मीद करता हूं कि आपको भौतिक मानचित्र के बारे में समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरा मानचित्र की बात करूं तो जो दूसरा मानचित्र है वो क्या है, राजनैतिक मानचित्र है। राजनैतिक मानचित्र, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। इसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, पॉलिटिकल मैप। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे कि पॉलिटिकल मैप क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं जो पॉलिटिकल मैप होता है राज्य, नगर, शहर, गांव, जो देश है अपना, अच्छा जितने भी मैंने कि कंट्री है, इनके राज्यों के बारे में अध्ययन करना हो तो ये सब क्या होता है कि पॉलिटिकल मैप के अंतर्गत आता है। जैसे हमारा गांव है, हमारे गांव के आसपास का जो गांव है, उस गांव के आसपास का जो गांव है, तो उसका अध्ययन किसके थ्रू किया जाएगा, तो राजनीतिक मैप के अंतर्गत किया जाएगा। राज्यों का, जैसे हमारा देश इंडिया है, इंडिया के अंतर्गत 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों का जब हम लोग अगर अध्ययन करेंगे तो किस मैप के थ्रू करेंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं पॉलिटिकल मैप, यानी कि राजनीतिक मैप के अंतर्गत करेंगे। इसी प्रकार से वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे मतलब कि कंट्री हैं जिनके बारे में अध्ययन करना होगा, तो किसके थ्रू करेंगे, तो हम लोग राजनीतिक मैप के अंतर्गत ही करेंगे। तो आप लोग आसान भाषा में ये चीज़ आप समझ सकते हैं, मतलब कि इसको रटना नहीं है, अगर रटेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि राजनीतिक मैप इसका नाम है, यानी कि पॉलिटिकल मैप है नाम इसका। राजनीतिक या पॉलिटिकल जो मैप है, इसको समझने के लिए हमें ये करना होगा पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स कैसे होगा, हर एक ग्राम का एक प्रधान होते हैं, अपने अपने ग्राम का प्रधान होते हैं, वो क्या करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, यानी कि राजनीति करते हैं। उसी प्रकार से अगर राज्य लेवल पर देखा जाए तो हर एक स्टेट के अपने अपने सीएम होते हैं, वो क्या करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, मतलब कि राजनीति करते हैं। अगर कंट्री में देखा जाए तो अपने देश के प्रधानमंत्री अलग हैं, दूसरे देश के प्रधानमंत्री अलग हैं, तीसरे देश के प्रधानमंत्री अलग हैं। ये अपने देश को लेकर के क्या करते हैं, यानी कि देश लेवल पर ये पॉलिटिक्स करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल मैप हो जाएगा। तो आप ऐसे अलग अलग, जैसे जो शहर है ये भी पॉलिटिकल मैप के अंतर्गत आ जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि राजनीतिक मैप क्या होता है, ठीक है, राजनीतिक जो मैप है इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, शहर हो गया, गाँव हो गया, कस्बा भी बोल सकते हैं, ठीक है, राज्य बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, राज्य बोल सकते हैं, देश बोल सकते हैं, ठीक है, आदि। तो राजनीतिक मैप के अंतर्गत, यानी कि राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत शहर, गांव, कस्बा, राज्य तथा देशों के बीच क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जैसे हम लोग को अभी स्टेट, हमारे देश में कितने राज्य है, 28 राज्य है, तो 28 राज्यों के बारे में हमें अध्ययन करना होगा, तो किस मानचित्र का आवश्यकता पड़ेगा, तो हम बोल सकते हैं कि हमें राजनीतिक मैप की आवश्यकता होगी। अच्छा, अब हमारे देश में कहाँ कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ पर मैदान है, अगर इसका अध्ययन करना हो तो हमें तब उसमें भौतिक मानचित्र यानी कि फिजिकल मैप की आवश्यकता होगी। उम्मीद करता हूँ कि दो मानचित्र आपको समझ में आ गया होगा। भौतिक मानचित्र क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, और राजनीतिक मानचित्र क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो तीसरा मानचित्र है वो आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ, थीमैटिक मानचित्र। थीमैटिक मानचित्र, थीमैटिक मानचित्र, ठीक है। थीमैटिक मानचित्र, इसको इंग्लिश में भी थीमैटिक मानचित्र ही बोलते हैं। इसके नाम में ही छिपा हुआ है थीम बेस्ड होता है। ये जो मानचित्र होता है थीम बेस्ड होता है। कैसा होता है, थीम पर आधारित होता है। आप कहेंगे कि ये मैं क्या बोल रहा है कि ये जो मानचित्र है थीम पर आधारित होता है, थीम बेस्ड होता है, तो हाँ, इसका कुछ ना कुछ थीम होता है। जैसे मैंने बोला आपसे कि हमारे देश में जो सड़क है उसका अध्ययन करना हो, तो हो सकता है कि सड़क जो है वो जिस सड़क का मैं अध्ययन कर रहा हूँ फिलहाल में है, पहले नहीं रहा होगा, अर्थात ये भी कह सकते हैं जो वर्तमान में आगे चलकर न वहाँ पर है, ये भी तो हो सकता है। तो इसका कुछ थीम होता है। तो थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, तो थीमेटिक मानचित्र ये थीम बेस्ड होता है। इसकी आवश्यकता मतलब कि जरूरत के हिसाब से, मतलब कि जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए इस मानचित्र का अध्ययन किया जाता है। यानी कि विशेष जानकारी को हमें प्राप्त करना हो तो हमें कौन से मानचित्र की आवश्यकता होगी, थीमेटिक मानचित्र की आवश्यकता होगी, थीमेटिक मानचित्र की आवश्यकता होगी। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि जैसे मैं बताइए, मैं कह दिया कि जैसे में हमें क्या होगा, सड़क मानचित्र, सड़क मानचित्र के बारे में अध्ययन करना हो तो हमें थीमेटिक मानचित्र की आवश्यकता होगी। वर्षा मानचित्र का अध्ययन करना हो तो हमें थीमेटिक मानचित्र की आवश्यकता होगी। उद्योगों के बारे में अगर अध्ययन करना होगा तो उद्योग मानचित्र की आवश्यकता होती है। तो तीनों मानचित्र आप समझ गए होंगे। अच्छा, मैंने कौन सा मानचित्र बताया, भौतिक मानचित्र जो पृथ्वी की, अच्छा, जो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों का अध्ययन करता हो, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, जलाशय। इसका दूसरा नाम क्या है, तो उच्चावच मानचित्र है। राजनीतिक मानचित्र क्या होता है, जिसमें शहर, कस्बा, गांव, राज्य, देश इत्यादि के बीच में अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाएगा, तो राजनीतिक मानचित्र कहलाएगा। इसमें अब लिखना एग्जाम्पल में क्या है, वही शहर, गांव, कस्बा, इन्हीं के बारे में अध्ययन किया जाएगा। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, ये थीम बेस्ड होता है। जैसे सड़क मानचित्र हुआ, वर्षा मानचित्र हुआ, उद्योग मानचित्र हुआ, इसके बारे में अगर अध्ययन करना होगा तो हमें थीमेटिक मानचित्र की आवश्यकता होती है। इसमें एक लाइन लिख सकते हैं कि ये आवश्यक, मतलब कि क्या लिख सकते हैं, ये विशेष जानकारी हमें प्राप्त करता है, विशेष जानकारी प्राप्त करना हो
तो इसकी आवश्यकता होती है थीमेटिक मानचित्र की। तो तीनों मानचित्र के बारे में आप समझ गए होंगे। एक प्रश्न और ये पूछ लिया जाता है कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि जो मानचित्र होता है इसके 3 घटक होते हैं। मानचित्र के कितने घटक होते हैं, तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं। कौन सा होता है 3 घटक, कौन कौन सा होता है, तो यहाँ पर आप बतला सकते हैं कि जो पहला मानचित्र के घटक है उसको क्या बोलते हैं, दूरी होता है, डिस्टेंस। जो दूसरा है घटक वो क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि दूरी हो गया। दूसरा दिशा होता है, डायरेक्शन। और जो तीसरा होता है वो प्रतीक होता है, यानी कि डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। यानी कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं, तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं। कौन सा होता है, दूरी होता है, दिशा होता है और प्रतीक होता है, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। अब इसको हम अभी इन तीनों चीज़ों को अभी पढ़ लेते हैं कि कैसे होता है। देखिए, मैं कह दिया कि मेरे को मानचित्र का अध्ययन करना, जैसे मैंने कह दिया कि मेरे को 3 किलोमीटर जाना है। अब कहाँ जाना है, तो हमें बतलाना पड़ा कि पूर्व जाना है कि पश्चिम जाना है, उत्तर जाना है कि दक्षिण जाना है। ठीक है, मैंने किसी व्यक्ति को बोल दिया कि ऐसा काम करो कि मेरा घर पहुँचना है आपको, और 3 किलोमीटर दूरी आप तय करेंगे उत्तर दिशा में तो पहुँच जाएंगे। तो 3 किलोमीटर पहुँच गए, मैंने कि 3 किलोमीटर की दूरी मैंने तय कर दिया उत्तर दिशा में। अब उत्तर दिशा में जाने के बाद हमारे घर के पास में बहुत सारे घर पड़ेगा, तो अब हमें एक सिंबल देना पड़ेगा कि देखिए हमारे घर के पास में एक हैंडपंप है, या हमारे घर के पास में एक कुआं है, उसके जस्ट पास में जाएंगे तो जो ऐसा गेट दिखेगा वही वाला घर होगा। तो मैंने एक प्रतीक हमें देना पड़ेगा। उसी प्रकार से जब हम किसी मानचित्र का अध्ययन करते हैं तो उस मानचित्र में हमें सड़क दिखाई देगा, हमें मंदिर दिखाई देगा, हमें मस्जिद दिखाई देगा, ये रेलवे क्रॉसिंग दिखाई देगा। रेलवे क्रॉसिंग का सिंबल कुछ और दूसरा होगा, हवाई अड्डा का जो होता है एयरपोर्ट का उसका कुछ दूसरा सिंबल होगा, जो आपका ये बंदरगाह होता है उसका कुछ दूसरा सिंबल होगा। तो हमें सिंबल की भी आवश्यकता होती है। मानचित्र में ये दूरी, दिशा और उसके साथ साथ में हमें सिंबल की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मैंने कहा कि चलिए मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं, दूरी है, दिशा है और प्रतीक है। तो मैंने कहा कि मानचित्र पर हमें अध्ययन करना है, तो जैसे दूरी हमें, मैंने किसी व्यक्ति को बता दिया कि मेरे घर पर आपको जाना है, लेकिन कैसे जाना है, तो मैंने कंडीशन रख दिया कि 3 किलोमीटर किधर जाओगे, उत्तर दिशा में जाओगे, यानी कि नॉर्थ उत्तर दिशा में चले जाओगे। पहला कंडीशन रख दिया। दूसरा मैंने कहा अच्छा 3 किलोमीटर जाना है, ये क्या हो गया, 3 किलोमीटर मान लीजिए जाना है, तो ये दूरी हो गया, हमारा डिस्टेंस हो गया। किधर जाना है, दिशा कौन सा है, तो मैंने दिशा में बतला दिया कि आपको जाना है उत्तर। कहाँ जाना है, उत्तर साइड में। दूसरा कंडीशन मैंने बतला दिया। और मैंने प्रतीक के रूप में क्या बतलाया कि अगर उत्तर दिशा में जाएंगे तो वहाँ पर एक मतलब कि रेड या कोई भी, मैंने बतला दिया कि मेरा एक गेट होगा, ठीक है, जो लोहे का लगा। ऐसे मैंने बतला दिया कि लोहे का गेट, ये क्या हो गया, हमारा प्रतीक हो गया। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि मैप पर अगर हमें अध्ययन करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंबल का भी प्रयोग करते हैं। तो ये आप बोल सकते हैं कि मानचित्र के घटक था। ठीक है, इसके अलावा हमें थोड़ा सा और चीज़ जानना आवश्यकता है कि जो दिशा है, जो ये दिशा है, दिशा का अगर हमें अध्ययन करना होगा तो कैसे हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ पर दिशा, अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो ये साउथ होता है, मतलब कि दक्षिण होता है, ये दक्षिण होता है, ऊपर उत्तर होता है, ये क्या होता है, आप बोल सकते हैं पूर्व होता है, और ये पश्चिम होता है। अर्थात ये बोल सकते हैं ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। एक जो हमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, हमें नहीं बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा। जैसे हमारा एक राज्य है पश्चिम बंगाल, कहाँ है, पश्चिम बंगाल, लेकिन पश्चिम तो इधर है, तो इधर क्यों हम लोग बोलते हैं पश्चिम बंगाल, जबकि वो पूर्व में पड़ता है। लेकिन रीजन ये है कि जब हमारा देश यानी कि बांग्लादेश, और ये आपका बांग्लादेश और भारत, यानी कि बांग्लादेश हमारे देश से जब अलग नहीं हुआ था, अर्थात पाकिस्तान अलग जब नहीं हुआ था, तो वो एक राज्य हुआ करता था, क्या, बंगाल। अब जब बंगाल का विभाजन हुआ तो इधर वाला जो हिस्सा हो गया वो किधर पड़ता है, आप बोलेंगे कि ये हिस्सा जो है ये पश्चिम है और ये क्या है, पूर्व। यानी कि जब विभाजन हुआ ऐसे, ये पश्चिम है और ये पूर्व है, तो जो इधर वाला हिस्सा हो गया वो हम लोग के देश में आ गया, इसीलिए पश्चिम बंगाल बोलते हैं। जो इधर वाला हिस्सा हो गया वो पूर्व, अर्थात वो चला गया बांग्लादेश में। ये बात छोड़िए, हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए इधर क्या है, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं, तो आप बोल सकते हैं कि जो मुख्य दिशाएं हैं, मुख्य दिशाएं जो है वो 4 हैं। कौन सा, तो आप बोल सकते हैं दक्षिण है, उत्तर है, पूर्व है और पश्चिम है। ये हमारे मुख्य दिशाएं हैं। अच्छा, इसके बीच में भी 4 ऐसी दिशाएं हुआ करती हैं जिनको समझना अति आवश्यक है। अच्छा, ये कौन सी दिशा है, तो देखिए हमें ये वाला दिशा बतलाने के लिए इसका सहारा लेना पड़ेगा। इसका पहले हम लोग क्या चल रहे हैं, उत्तर, इसको बोलेंगे उत्तर, फिर उसके बाद ये क्या है, पूर्व, ये उत्तर पूर्व दिशा है। ये क्या है, तो हमें दक्षिण अब चढ़ना पड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे इसको दक्षिण, और ये पूर्व है, दक्षिण पूर्व है।
अच्छा, अगर इसको बतलाना होगा तो क्या करेंगे, इसी को चलेंगे पहले दक्षिण, फिर ये क्या है दक्षिण पश्चिम, अर्थात पहले ये लेंगे इधर पहले ये लेंगे। अब इधर का चलना होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, पहले ये उत्तर है, फिर इसके बाद ये पश्चिम। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे 4 दिशा, मुख्य दिशा है दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम, ठीक है। और ये जो 4 दिशा है, जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये जो 4 दिशा हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रधान दिग् बिंदु बोलते हैं। तो आप सभी लोगों से कोई पूछ सकता है कि जो प्रधान दिग् बिंदु है, प्रधान दिग् बिंदु, प्रधान दिग् बिंदु वो कौन सा है, तो वो भी 4 है। आप क्या बोल सकते हैं, पहला उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, दूसरा क्या है दक्षिण पूर्व, तीसरा क्या है तो दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम है, और जो चौथा क्या है उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम है। तो टोटल कितनी दिशाएं होंगे, तो 4 और 4 ये 8, टोटल जो दिशाएं हैं वो 8 है। हालांकि पहले जो एक ऊपर और एक नीचे भी गिना जाता था, टोटल 10 बतलाया जाता था, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी में यही 8 दिशाओं का उल्लेख है। तो अब तक हम लोगों ने इतना ही चीज़ पढ़ा। एक चीज़ आपको और थोड़ा सा समझ लेना होगा, एनसीईआरटी में एक चीज़ दिया हुआ है रेखा चित्र, ठीक है। इसको आपको मैं होमवर्क में दे देता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना कि रेखा चित्र क्या है। मैं खाका बता देता हूँ, खाका क्या है। तो जैसे मान लीजिए खाका क्या है, तो देखिए छोटे छोटे मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि खाका जो होता है छोटे आकृतियों का बड़ा रूप होता है। जैसे मैंने कहा कि जिस रूम में मैं हूँ इसका खाका बनाओ, तो मैंने कहा कि जो मेरा रूम है, जो कमरा है, रूम, ये 10 बाई 10 में है, क्या है 10 लंबा है और 10 चौड़ा है। अच्छा, इसकी अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 10 है, ऊंचाई मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये तीनों का तीनों 10 है। ऐसे आप बता सकते हैं। तो खाका क्या होता है कि छोटे आकृतियों का एक बड़ा रूप होता है, जिसको खाका बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा समय लूँगा 1 मिनट, और 1 मिनट के अंदर सब जल्दी से मैं फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूँ। देखिए मैंने कहा कि मानचित्र क्या होता है, तो पृथ्वी की सतह या चपटी सतह पर खींचा गया जो आकृति होता है वही मानचित्र कहलाता है, ठीक है। मानचित्र जो होता है 2D होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई 2 चीज़ होता है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें मैंने पहला बताया भौतिक मानचित्र या उच्च आवच मानचित्र होता है, जिसमें हम लोग के प्राकृतिक आकृतियों का अध्ययन करते हैं, जैसे पर्वत, पठार, नदी, जलाशय इत्यादि। फिर उसके बाद राजनीतिक मानचित्र है। राजनीतिक मानचित्र में शहर, गांव, कस्बा, राज्य, देशों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। थीमेटिक मानचित्र जो होता है थीम बेस्ड होता है, जिसमें हम विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वार्ता मानचित्र, उद्योग मानचित्र इत्यादि हो गया। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। आप बोल सकते हैं कि दूरी होता है, दिशा और प्रतीक होता है। दूरी आप समझ ही सकते हैं कि दूरी होता क्या है। दिशा की बात की जाती है, दिशा कितना होता है, तो जो दिशा होती है वो 8 होती है। बोल सकते हैं कि दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूर्व, और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण उत्तर, उत्तर पश्चिम, ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, ये 4 टोटल 8 दिशाएं होती है। और उसके बाद मैंने क्या बताया कि खाका, खाका क्या होता है, तो खाका जो होता है कि छोटे मतलब आकृतियों का एक बड़ा रूप होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।